जीवन सुख दुख का मिश्रण है और मैंने इसे अस्पताल की गलियारों में चलते हुए सीखा, जहां एक तरफ एक परिवार एक नवजात शिशु के आगमन से खुशी और आनंद मना रहा था, वहीं दूसरी ओर एक परिवार अपने प्रियजन की मृत्यु पर शोक और विलाप कर रहा था। जिंदगी। नमस्कार दर्शकों, डीडी पोर्ट ब्लेयर के इस विशेष कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 वर्षों से हम एक युद्ध कर रहे हैं, एक ऐसा युद्ध जहां पर हमारा दुश्मन हमारे नग्न आँखों से ओझल है। लेकिन एक दुश्मन को हराना एक युद्ध में मतलब उसकी ताकत और कमज़ोरियों को जानना अनिवार्य है। इसी चीज़ को ध्यान पर रखते हुए डीडी पोर्ट ब्लेयर पिछले 2 वर्षों से इस कार्यक्रम के द्वारा आपको अवगत करा रहा है कि किस प्रकार हम अपने इस दुश्मन से बच सकते हैं, और इसके लिए हम कई सारे अपने विशेष अतिथियों को हमारे स्टूडियो में लाते हैं और उनके द्वारा आपको हम जागरूक करते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन HIV पेशेंट्स, और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रियंका यादव, सीनियर रेसिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका मैडम। तो जिस प्रकार इस वक्त हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कोविड ऑलरेडी साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, और जब हम बात करें कुछ स्पेशल डिजीज़ेस जिसकी अब तक कोई इलाज नहीं है और लोग उससे ग्रसित हैं, तो अब इन पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और हम जैसे जानते हैं कि HIV जैसी जो बीमारी है दुनिया भर में बहुत ज़्यादा लोगों पर ये बीमारी है, तो हम इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि हम समझते हैं कि जानकारी जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम आपसे जानना चाहिए कि ये HIV इसका अर्थ क्या होता है, कहाँ से हम इस टर्म को लेते हैं? तो HIV जैसा कि हम जानते हैं इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो पहली बार ये वायरस 80 के दशक में पाया गया था। हालांकि ये उससे पहले से भी था, मगर इसकी जानकारी हमें 80 के दशक में मिली है। तो पिछले 40 सालों में हम इसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया में पहला केस 1986 में मिला था। तो जैसा कि इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी किसी चीज़ की कमी। इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून यानी जो किसी रोग से लड़ने की हमारे शरीर की ताकत होती है। तो ये वायरस जब हमें इन्फेक्ट करता है हमारे सेल्स में, तो ये हमारी उस क्षमता को कम कर देता है। तो हमारे शरीर में कुछ सेल्स होते हैं, CD4 सेल्स, जिनके आगे भी जिक्र होगा इसलिए बता रही हूँ। तो CD4 सेल्स जो होते हैं ये हैं जो हमारी बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। तो ये वायरस जो है इन सेल्स की मात्रा को हमारे शरीर में कम करते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा रिस्क में रहते हैं, हमें ज़्यादा खतरा होता है कि हमें दूसरी बीमारियाँ, दूसरे इन्फेक्शंस ज़्यादा आराम से हो जाते हैं। तो इसके फैलने के कई तरीके हैं। बॉडी फ्लूइड से फैलता है, जैसे ब्लड, खून हो गया, या सीमेन जो वीर्य कहते हैं। तो असुरक्षित यौन संबंध से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो, किसी संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ा दिया गया अगर गलती से, उससे हो सकता है। आमतौर पे देखा गया है उन लोगों में भी होता है जो आजकल के हमारे नौजवान हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सुइयों से ड्रग्स लेते हैं, जो सिरिंज यूज करते हैं, तो इनका ट्रेंड होता है कि समूह में बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, तो एक ही सुई सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कि उससे दोस्ती बढ़ती है, और तो उसमें ये होता है कि अगर कोई एक इंसान इन्फेक्टेड है तो वो दूसरों को भी रिस्क में ला सकता है। और देखा गया है कि जैसे अगर किसी हस्बैंड से वाइफ को हो गया और वो गर्भवती हो गई, तो बच्चे में भी जा सकता है। प्रेग्नेंट फीमेल से बच्चों में भी होता है ये। तो आमतौर पे ये तरीके हैं। हालांकि बहुत कम, मगर देखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के केयर में इन्वॉल्व है, उनका ध्यान दे रहा है, स्पेशली अगर वो एड्स हो उनको, तो उनके किसी फोड़े से या कई तरह से देखा गया है कि बिना
इन कारणों के बच्चे में, जैसे एक केस में हमने देखा कि फादर से बच्चे में हो गया, मदर को नहीं हुआ मगर बच्चे में हो गया क्योंकि बच्चा फादर का ध्यान दे रहा था। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो गिरे, उनको चोट लगी, तो खून रोकने के लिए बच्चे ने अपने हाथ का इस्तेमाल किया। तो हो सकता है उसके हाथ में उस वक्त कुछ कट वगैरह हो। ये बहुत कम होता है मगर ज़रूरी है जानना, क्योंकि आजकल में 3-4 ऐसे सुनने में आए हैं केसेस जो हुए हैं, तो इसलिए तो इस तरह से ये फैलता है। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा, ये हमारा फ़ोन लाइव इन कार्यक्रम है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो फ़ोन नंबर है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो मैं समझता हूँ कि कई बार हम ये सोचते हैं कि जो विषय हम रखते हैं वो विषय हमारे से कोई संबंध नहीं रखता, किंतु इन्फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ना केवल ये सोचे कि जो बीमारी के बारे में हम बात करते हैं हम में हो या ना हो, किंतु जानकारी प्राप्त करना बहुत अनिवार्य होता है और इसके बारे में जागरूक रहना और ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो कृपया कॉल करें, कोई भी डाउट रहे पूछें और चीज़ को क्लियर करें। जैसे आपने कहा कि अगर एड्स हुआ तो जैसे आपने कहा, तो हमने सुना कि HIV और उसके बाद अभी हमने सुना कि एड्स, मतलब हम इस दोनों को कैसे देखें कि मतलब ये होता क्या है? क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति है तो उसको एड्स हुआ है तो दूर रहें, तो HIV और एड्स के बीच में हम कैसे अंतर जानें? तो बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। अक्सर हम साइंटिफिक अपने लैंग्वेज में HIV और एड्स का साथ में ही प्रयोग करते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया, HIV जो है वो वायरस है, तो आमतौर पे हम कहते हैं PLHIV यानी पेशेंट लिविंग विद HIV, यानी जिनको HIV का संक्रमण हुआ है। एड्स हम तब कहते हैं, जो मैंने ऊपर CD4 सेल्स के बारे में बताया, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम बनाता है। तो जब वो CD4 सेल्स की मात्रा जो आम तौर पे लोगों में 500 कुछ होती है, जब वो 200 से कम हो या फिर कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो, अवसरवादी इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, वो हो, तब हम उसको एड्स कहते हैं। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो वो बीमारी है। तो अब ऐसा देखा गया है कि एड्स अगर इंसान को हो जाए तब जो है उनके पास मतलब उनकी मृत्यु अक्सर जल्दी हो जाती है, 1 से 3 साल के अंदर देखा गया है। पर अगर HIV है तो पहले के ज़माने में जब HIV नया आया था तब तो दवाइयाँ इतनी कारगर नहीं थी और तब फिर भी उनको इन्फेक्शन हो जाता था। बट अब जो हमारे ट्रीटमेंट चल रहा है उसके हिसाब से जो एक आयु आम इंसान की होती है, जितनी एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो अगर HIV का कोई मरीज़ ट्रीटमेंट बराबर ले रहा है, जिसको हम ART कहते हैं, वो अगर बराबर ले रहा है तो वो उसकी आयु भी उतनी ही होगी जितनी किसी आम व्यक्ति की। तो ये दर्शाता है कि दवाई लेना, समय पे बराबर दवाई लेना कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। जी। अगला सवाल है, जैसे आपने कहा कि ART, तो हम इसे कैसे देखें कि ART क्या होता है? ART का फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। तो ये वायरस के अगेंस्ट दवाइयाँ बनी हैं। तो जो वायरस है जब हमारे सेल में इन्फेक्ट करता है, कई स्टेजेस होते हैं सेल में अटैच करना, मल्टीप्लाई करना, कई चीज़ें होती हैं। तो ये अलग अलग दवाइयाँ हैं जो अलग अलग स्टेज पे काम करती हैं। तो पहले हम एक ही दवाई दिया करते थे, तो वो देखा गया कि असरदार नहीं है ज़्यादा। फिर 96 के दौरान ART आया, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ देते एक साथ। तो उसमें देखा गया है, जैसा मैंने अभी बताया, कि आयु उनकी आम आदमी जैसी होती है। 3 से 6 महीने में वायरस जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं करता है। सेल्स में हमारे वायरस रहते हैं, पर खून में जो है उनकी मात्रा ना के बराबर कर देता है। तो वो दूसरों को इन्फेक्शन फैलाते भी नहीं हैं और ख़ुद भी उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहती है। जी। यदि हम बात करें, जैसे आपने कहा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो बीमारी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यदि इसकी हम बात करें तो अधिकतर अगर हम देखें तो किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है? वही जो मैंने बताया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, असुरक्षित यौन संबंध हो गया, ड्रग यूज़, इंजेक्टेबल ड्रग यूज़। सिनेरियो की अगर हम बात करें, क्योंकि HIV जो एड्स है ये वर्ल्ड वाइड फेमस है और हम जानते हैं कि इसका अब तक कोई भी पर्टिकुलर इलाज नहीं है जिससे ये समाप्त हो जाए। इसको रोकने के लिए कुछ इलाज चल रहा है, किंतु पर्टिकुलरली एक इलाज नहीं है जो कम्प्लीटली इस बीमारी को अब रोक सके। तो हम देखते हैं कई सारी और बीमारी जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गई हैं वगैरह।
तो उसमें ये बहुत ही अव्वल नंबर पे आते हैं। और यदि हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे लोगों के अंदर ये बीमारियाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें, इंडिया की बात करें और उसके बाद हम अंडमान में आएंगे, तो वर्ल्ड सिनेरियो की अगर हम बात करें तो कितने देशों में या फिर कितने नंबर्स में ये लोग अगर हम देखते हैं कि प्रभावित हैं? लगभग 4 करोड़ व्यक्ति इस समय पूरी दुनिया में पीड़ित हैं। और अनफॉर्चुनेटली उनमें से कम से कम 33% जो हैं उनको इलाज नहीं मिल रहा कई कारणों से। मतलब या तो उनको जानकारी नहीं है, या तो वो हिचकते हैं बाहर आने में, दवाइयाँ लेने में कि लोगों को पता ना चल जाए, या फिर कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। कई देश ऐसे हैं जो लो इनकम कंट्रीज़ वगैरह होती हैं। तो इंडिया में हालांकि पिछले 10 सालों में केसेस बहुत कम हुए हैं। अभी लगभग 24 लाख केसेस हैं इंडिया में एक्टिव। देखा जाए तो मात्रा में ये बहुत ज़्यादा है। मात्रा में देखा जाए तो इंडिया 3rd नंबर पे आएगा, बट क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, बट प्रतिशत बहुत कम है। पिछले 10 सालों में जो नए केसेस हर साल आते हैं उनमें 50% से ज़्यादा की कमी आई है। मतलब बहुत सुधार के लाइन पे है इंडिया। सरकार कितने सारे प्रोग्राम्स कर रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले जा रहे हैं। हाँ, एग्रेसिव अप्रोच लिया जा रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी सुधार आया है। अंडमान में बताएं तो अंडमान में केसेस वैसे बहुत कम हैं। 133 केसेस हैं, जिसमें से 11 बच्चे भी हैं। तो इंटर आइलैंड्स में भी काफ़ी सारे हमारे इक्के दुक्के केसेस हैं। मोस्टली साउथ अंडमान में ही केसेस हैं, बट इंटर आइलैंड्स में भी कुछ कुछ केसेस हैं। कैसे हम ट्रीट करते हैं इनको? क्योंकि जैसे आपने कहा कि लोग खुलकर नहीं आते हैं कई बार, क्योंकि ये एक तरह से टैबू हो गया ये बीमारी को लेते हुए कि लोग आते नहीं हैं। तो हम कैसे देखें कि ये लोग कैसे आए आपके पास ट्रीटमेंट रेगुलर लेने की? क्योंकि जैसे आपने कहा कि नियर अबाउट 130 जो हमारे पेशेंट्स हैं, तो आप कैसे मॉनिटर करते हैं इनको कि आपके पास आए और ट्रीटमेंट लें? तो जैसा मैंने बताया कि सरकार बहुत एग्रेसिवली इस चीज़ को अप्रोच कर रही है। एक 90-90-90 स्ट्रैटेजी थी, ग्लोबल स्ट्रैटेजी, जो WHO आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसका एम था कि पूरे वर्ल्ड में जितने लोग पीड़ित हैं HIV से, उनमें से कम 90% की जांच हो। उनको 90% को पता हो कि उनको HIV है। इतना टारगेट रखा था। उनमें से 90% कम से कम का इलाज हो, और उनमें से 90% में जो वायरस मैंने बोला जिसकी मात्रा ना के बराबर हो जाती है, वो अचीव कर सकें। तो ये स्ट्रैटेजी बनाई थी। इसके चलते कई सारे मेजर्स लिए गए, जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं, लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात जो इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ साथ में मिलके हो तो ज़्यादा कारगर रहती है, ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। तो अब जैसे डायबिटीज़ हो गया, TB हो गई, ऐसी बीमारी हो गई, तो इनमें भी अब कर दिया है कि जो भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट आएंगे, हर किसी में हम HIV टेस्ट भी करेंगे। TB के मरीज़ आते हैं, उनमें भी हम HIV टेस्ट करते हैं। केस फाइंडिंग का जो एजेंडा है, जैसे प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, हर प्रेग्नेंट मदर जो रजिस्टर्ड होती है एंटीनेटल केयर के दौरान, उनमें भी हम सब में स्क्रीनिंग करते हैं। उससे भी कितने केसेस सामने आए हैं कि उसके बाद पता लगा है कि हस्बैंड को भी है, जब मदर पॉजिटिव आती है। तो इस तरीक़ों से एक्टिव केस फाइंडिंग जिसको कहते हैं, इस तरीके से हमने रूट लेवल में जाके बिल्कुल जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि वो जानकारी पहुंचाएं। फिर ऐसे कार्यक्रम के थ्रू जागरूकता करने की कोशिश करते हैं। और गोपनीयता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे हमारे सेंटर में ही हम नाम नहीं रिवील करते हैं। मरीज़ आते हैं तो उनके लिए दवा भी हमारे स्टाफ लेकर आते हैं, दवा लेने भी हम उनको नहीं भेजते हैं। तो ऐसी चीज़ें, हाँ, ताकि वो खुल के हमारे से बात कर सकें, शेयर कर सकें उनकी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह। HIV की जब आप बात करते हैं तो कैसे पता चले? क्योंकि हमने सुना कि ये तुरंत आपको पता नहीं चले कि एक व्यक्ति को HIV है, कुछ समय लगता है। सिम्टम्स है, जैसे कि फीवर है तो हमें पता चलता है कि फीवर है, हेडेक है या फिर पेट दर्द है, उसके कुछ अपने सिम्टम्स होते हैं और जल्द पता चलता है। किंतु ये सुनने में आता है कि HIV का जो है समय लगता है पता चलने के लिए। तो कैसे एक व्यक्ति अपने आप को डाउट करे कि क्या उनको हो सकता है, या फिर अगर होता है तो कैसे वो सिम्टम्स वो जाने? बिल्कुल। तो HIV
जैसा मैंने बताया कि अगर उसका इलाज ना हुआ तो वो एड्स में जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है और फिर आयु कम हो जाती है, जल्दी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय पे जांच हो ताकि समय पे इलाज शुरू हो सके। तो इसके लिए ये है कि आप अपना बिहेवियर, रिस्क बिहेवियर देखें। जैसे कई सारे ग्रुप्स होते हैं, फीमेल सेक्स वर्कर्स हो गई, या जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, या जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं जो दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं, या ट्रक ड्राइवर्स होते हैं जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क बिहेवियर होता है कि वो असुरक्षित संबंध बनाते हैं। तो अगर आपको नॉलेज है कि ये चीज़ आपको ज़्यादा खतरे में रख सकती है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, एक्सपोजर हुआ है, आपको लग रहा है और आपको डाउट है कि आपको जांच करानी चाहिए, तो कराते हैं। जैसे हम और एक कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो कि एक्सपोजर हुआ, आपको डाउट है कि हो सकता है, हाँ, तो आप फिर उसका प्रोफाइलैक्सिस लेते हैं। उसके लिए अलग दवाइयाँ होती हैं, जांच होती है कि आपको किससे हुआ, उसकी जांच होगी, आपकी जांच होगी। उस समय नेगेटिव आया तो फिर फॉलो अप करेंगे, हर 6 महीने में टेस्ट करवाएंगे अगर डाउट है। फिर जब नेगेटिव आता रहेगा तो छोड़ देंगे, या फिर पॉजिटिव मिलेगा तो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। इस वक्त कोविड चल रहा है और हम देख सकते हैं कि जो अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, डायबिटिक्स हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, कोविड ने उन्हें भी अपने जो चंगुल है उसमें रखा हुआ है, प्रभाव डाल रहा है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि जो पेशेंट HIV से हैं उन्हें भी इसका जो डर होता है वो ज़्यादा रहेगा। तो किस प्रकार इस वक्त हम समझ सकते हैं कि कोविड ने HIV पेशेंट्स के ऊपर इफेक्ट किया है? तो जैसा आपने कहा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इन मरीज़ों में ज़्यादा सीवियरिटी पाई गई है। उसी तरह HIV भी है, पर HIV के पेशेंट्स में रिस्क तब होता है जब जो CD4 सेल्स मैंने बताया उनकी मात्रा 350 से कम हो, या उनमें दूसरे इन्फेक्शंस हो, तब उनमें सिवियरिटी का रिस्क ज़्यादा रहता है। बट अगर वो बराबर अपना दवा ले रहे हैं, समय पे ले रहे हैं और मेंटेन किया हुआ है, तो उनमें भी रिस्क उतना ही है जितना किसी आम इंसान में। पर बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो अलग अलग तरह के डेटा दे रहे हैं। अभी क्योंकि कोविड हाल ही में आया है तो कुछ भी निष्कर्ष निकालना मुश्किल है, क्योंकि समय के साथ ही पता लगेगा। स्टडीज़ बहुत सारी चल रही हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत सारी चल रही हैं। पर जैसे कुछ एक स्टडी अभी हाल ही में एम्स की आई, पिछले हफ्ते ही आया था कि HIV के मरीजों में कम पाया जा रहा है कोरोना। तो अब किसी हिंदी न्यूज़पेपर ने उसका हेडलाइन बना दिया कि चौंका देने वाली खबर है HIV के मरीजों में। तो ये गलत तरीका है प्रोपेगेंडा, बिल्कुल, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसा इम्यून सिस्टम इनका वैसे ही कम होता है, तो हो सकता है उनकी एंटीबॉडीज बनी ही ना हो, इसीलिए वो टेस्ट के दौरान डिटेक्ट ना की गई हो, ठीक है। या हो सकता है कि जो HIV के मरीज हैं उनको पहले से जानकारी है कि हम में इन्फेक्शन होने का, कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, तो हो सकता है उन्होंने बचाव लिया हो, घर में रहे हों, बाहर ना गए हों। तो कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये फाइंडिंग आई है। तो जब तक बड़े सैंपल साइज में और लंबे समय से वो स्टडी ना की जाए, तब तक कुछ भी निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। बट एज ऑफ नाउ यही है कि अगर बराबर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो रिस्क उतना ही है जितना किसी आम इंसान को है। जी, क्या हम दोनों की सिमिलैरिटीज़ निकाल सकते हैं? क्योंकि ऐसा है कि मतलब क्या ये और ये जो सिमिलैरिटीज़ हम बात करेंगे कोविड-19 और HIV, क्या हम दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटीज़ निकाल सकते हैं? सिमिलैरिटी हैं तो दोनों वायरस ही, बट वायरस कई प्रकार के होते हैं, कई फैमिलीज़ के होते हैं। जैसे कोविड हमारा कोरोना वायरस है, HIV हमारा एडिनो वायरस है। तो एज सच उनमें कोई समानता भी पाई नहीं गई है। बट ऐसे देखा जाए तो ये समानता है कि दोनों ही वायरस जो हैं किसी भी देश या प्रदेश की सीमा को नहीं मानते। और दोनों के ही बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। दोनों के बचाव के लिए ज़रूरी है कि व्यवहारिक बदलाव सबसे ज़रूरी कड़ी है उसके रोकथाम के लिए। और बस यही है। और दोनों सामाजिक कलंक भी हैं, मतलब
एड्स तो था ही, HIV था ही, और कोविड भी देखा गया है, कई लोग अपने लोग साथ छोड़ जाते हैं, ध्यान नहीं देना चाहते। तो सो बिहेवियरल जो हमारा जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही मैटर करता है। जैसे इवन कोविड में जैसे हम बात करते हैं ना, बिहेवियरल जो हमारा जो होता है बिहेवियर, जैसे कि जो 2 गज की दूरी, हमें एक हाइजीन जो रहना चाहिए। जी मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा, ये हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है और आज हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन HIV पेशेंट्स। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जानकारी हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे विषय पर जो बीमारी के बारे में हम बात करें वो हम में ना हो, किंतु उसकी जानकारी हासिल करना अनिवार्य है ताकि हम किसी और की मदद कर सकते हैं। तो यदि कोई भी संदेह हो तो हमें कॉल करें, हमारा जो फ़ोन नंबर है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल रहेगा कि क्या ये हाई रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि HIV पेशेंट्स हैं और कोविड-19, और कोविड-19 नया एक वायरस है। इससे पहले सार्स ने कई सारे अपने जो छोटे छोटे वायरस लेके आए, तो ये एक नया वायरस है, इसके बारे में जैसे आपने कहा कि स्टडी अब तक चल रही है। तो क्या इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जो पेशेंट HIV हैं उनमें ये हाई रिस्क फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल, कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर या तो होता कम है, बट अगर होता है तो काफ़ी सिवियर होता है। कि एक स्टडी थी जिनमें 4 मरीज़ थे HIV के जो एडमिट हुए, एंड 4 की मृत्यु हुई जिनको कोविड-19 था। अभी हाल ही में अफ्रीका के एक केस में पाया गया, एक 36 इयर्स की फीमेल है, महिला, उनमें वो 2006 से पीड़ित हैं एड्स से, HIV से। तो उनको कोविड हुआ, कुछ 200 दिनों के अंदर वो जो कोविड वायरस है उनके अंदर वो 32 टाइम्स म्यूटेट किया, 32 टाइम्स, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। तो ये भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है HIV के पेशेंट्स में वो म्यूटेशन ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि हमने देखा, सुना ही है कि अफ्रीका में म्यूटेशंस ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं। तो और क्योंकि अफ्रीका में HIV की भी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि HIV पेशेंट्स में म्यूटेशन भी बहुत जल्दी हो, तो उस वजह से भी रिस्की हो सकता है। जी। तो मतलब किस प्रकार के प्रिकॉशंस इस वक्त उनको लेना चाहिए जो HIV से पीड़ित हैं? प्रिकॉशंस वही जो हर आम इंसान के लिए हैं, वही प्रिकॉशंस हैं। दूरी बनाए रखें, कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें, मास्क हर जगह लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं, ख़ास तौर पे बंद कमरे जो हों वहाँ पे ना जाएं, और लोगों से मिलना जुलना जितना कम से कम हो सके वो रखें। हालांकि ये भी ज़रूरी है, जैसे कोविड है, ये डबल मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। कोविड ने ऑलरेडी सबके मानसिक संतुलन पे कुछ ना कुछ असर छोड़ा है। तो HIV, वैसे ही HIV से पीड़ित लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो अगर मिलना जुलना कम है, आइसोलेशन में रह रहे हैं, तो कम से कम इतना करें कि फ़ोन से अपने दोस्तों या फैमिली से टच में रहें, ताकि उनको एक इमोशनल सपोर्ट रहे। आसपास पता करके रखें कि अगर उनको कुछ लग रहा है तो बात कर सकें किसी मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से या इस तरह का कुछ। यदि एक पेशेंट जो PL-HIV होता है वो उसे कोविड हो जाता है, तो वो कैसे अपने आप को संभाले, क्योंकि थोड़ा सा ये और सिवियरिटी लग सकता है, तो किस प्रकार व्यक्ति अपने आप को देखे? अगर कोविड हो जाता है तो सबसे पहले वही कि जांच होती है। अगर तो माइल्ड है तो आम जैसे मरीज़ों, बाकी मरीज़ों का इलाज होता है उसी तरह होगा, और अगर सीरियस है तो भर्ती किया जाएगा और दवाइयाँ दी जाएंगी। मगर गुप्त रखने के कारण कई लोग अपने HIV स्टेटस के बारे में बताते नहीं हैं जो भर्ती हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब वो भर्ती हों वो ज़रूर अपने डॉक्टर को बताएं। वो डॉक्टर्स और बाकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो नर्सिंग स्टाफ हैं उनके लिए भी अच्छा है, और इनके लिए भी अच्छा है कि इनको दवाई ना रुके, इनकी जो एड्स के लिए जो दवा ले रहे हैं वो भी बराबर मिलती रहे। तो इसलिए जानकारी ज़रूरी है। कोविड ट्रीटमेंट जो अलग होती है, मतलब कोविड का जो ट्रीटमेंट होता है वो HIV ट्रीटमेंट से अलग होती है, तो किस प्रकार इसको हम देखें, क्योंकि यदि एक व्यक्ति को HIV है, उसे कोविड भी होता है, तो इस वक्त हम उसको किस प्रकार की ट्रीटमेंट दें? जो ट्रीटमेंट चल रहा है उनका वो कंटिन्यू करे, क्या उसमें कोई दवाई जो है उसको हम ना दें क्योंकि उसके कारण कुछ
और हो सकता है, तो किस प्रकार हम इन दोनों की ट्रीटमेंट को बात करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो व्यक्ति इस वक्त HIV से ग्रसित है वो भी ये सोचता होगा कि अगर मुझे ऑलरेडी मुझे HIV है तो अगर मुझे कोविड भी होता है तो मेरा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्या मैं सर्वाइव करूंगा, अगेन साइकोलॉजिकल जो प्रेशर उनके ऊपर आता है, उसके विषय में जानेंगे सर मैडम। तो ट्रीटमेंट जैसा मैंने कहा, ट्रीटमेंट वही होगा जो बाकी लोगों में होता है कोविड का ट्रीटमेंट, कहीं पे भी हम कोई कमी नहीं छोड़ सकते इलाज करने में। तो इनका HIV का ट्रीटमेंट भी चलता रहेगा, उसके साथ साथ कोविड का भी ट्रीटमेंट चलता रहेगा। कोविड का ट्रीटमेंट इनमें ऐसे कुछ अलग नहीं है, हालांकि एक स्टडी की गई थी अमेरिका में जहाँ पे वहाँ पे जो ART में जो एक ड्रग दिया जाता है उसमें ये बताया गया कि अगर कोई मरीज़ ये वाली पर्टिकुलर दवा ले रहा है तो उनमें स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन 1 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अभी तक इंडिया में ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है, तो अभी तक हम वही नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। पर जैसे आपने बोला वो पहले से ही ग्रसित होते हैं और इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है। गैस्ट्राइटिस बहुत सीवियर होता है, नौजिया होता है, सर दर्द होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सहानुभूति दिखाएं, हम उनको उन सिम्टम से भी बचाने के लिए दवाइयाँ दें। तो ये है। क्या जो HIV मेडिकेशन होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो ज़्यादा मेडिसिन पर रहते हैं इस वक्त, जो HIV मेडिसिन होता है क्या वो कोविड के लिए भी काम कर सकता है, क्या उनको बचा सकता है कि मतलब कोविड ना हो, ऐसा कुछ? देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, क्योंकि अगेन दोनों वायरस ही हैं, ये एंटीवायरल ट्रीटमेंट ही है, बट दोनों वायरस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। कहीं अगर कोई समानता निकली तो हो सकता है कि कुछ दवा इस पे भी असर कर जाए, हो सकता है। इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। हाँ। एक दर्शक हमसे जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं मैडम। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं गुड इवनिंग इगलीपुर से जयश्री बोल रही हूँ जी, सवाल पूछिएगा। गुड इवनिंग डॉक्टर साहिबा। एक्चुअली मुझे ये जानना था कि जब हम लोग वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं सेंटर में तो हमें तो ये नहीं पता होता कि कौन सा पेशेंट को क्या बीमारी है। तो जो व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो उनको क्या वैक्सीनेशन के लिए कोई अलग जगह कोई अलग सेंटर दिया गया है या फिर उनको वैक्सीन के लिए क्या प्रक्रिया है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि एक बार जब मेरी इम्यूनाइजेशन ड्यूटी लगी थी तो वहाँ पे हमारे पास एक मरीज़ आए थे जिनको HIV था जी। तो ये जो है हम जो वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे होते हैं स्क्रीनिंग के लिए, उनको ये सवाल मरीज़ों से करना होता है, और अगर ऐसे अलग से कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है और मतलब आप लोगों को तो खतरा नहीं है, जो उनको इंजेक्शन लगा रहे हैं इफ़ एट ऑल, जो नीडल प्रिक इंजरी होती है, इफ़ एट ऑल उनको खतरा हो सकता है। तो अगर वो मरीज़ पहले से ही बता दे कि मैं पीड़ित हूँ HIV से, तो फिर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया जा सकता है। वहाँ पे डिस्ट्रॉय तो तुरंत के तुरंत किया जाता है, जो भी नीडल वगैरह करते हैं, तो बाकी प्रिकॉशन ले सकते हैं, जैसे डबल ग्लव्स पहन लिया, ध्यान से किया कि नीडल प्रिक इंजरी ना हो, इन केस हो तो तुरंत जो फर्स्ट एड मेजर्स हैं वो लें, और फिर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस लें। तो ये मेजर्स लिए जा सकते हैं। और मेरा ये रिक्वेस्ट था कि जैसे कि हम लोग वैक्सीनेशन जब लगाने के लिए हम लोग स्लॉट बुकिंग करते हैं, तो जो HIV पॉजिटिव के पेशेंट हैं उनको एक ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि यस और नो, ताकि इससे बाकी लोगों को किसी तरह का कोई खतरा ना रहे। ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका, थैंक यू। इसको ध्यान में रखा जाएगा। वैसे तो बहुत कम है अंडमान में, जैसे मैंने बताया केसेस जी। हाँ, बट और इससे बाकी लोगों को जो वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं उनको तो खतरा वैसे भी नहीं है। बस अगर मरीज़ हमें बता दें तो वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनके लिए बचाव ज़रूर हो सकता है। बहुत अच्छा सुझाव दिया इन्होंने जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैं यही कह रहा था कि इस तरह के सवाल बहुत अनिवार्य होते हैं, विषय जो है उस पर ज्ञान लेना बहुत अनिवार्य होता है। तो दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करते हैं। पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में कोविड की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए आने वाले मरीजों की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा शुरू की गई है। लोगों से कहा गया है कि वे दिए गए डॉक्टरों के मोबाइल नंबरों पर सवेरे 9 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक संपर्क करें।
दर्शकों, ऐसी 3 बातें हैं जो आपको कोरोना संक्रमण से बचाने में मदद करती है। पहली बात, जिस स्थान पर आपकी गतिविधि चल रही है वहाँ बिना हवादार जगहों की अपेक्षा खुली जगह हमेशा सुरक्षित रहती है। दूसरी बात, जब आप बड़े पैमाने पर कोविड-19 संक्रमण के क्षेत्र में हैं, तो दूसरों से निकटता को ध्यान में रखें। ये बात काफी महत्वपूर्ण है। आपके पास जितने कम लोग होंगे, आप उतने ही सुरक्षित होंगे। आप दूसरों से हमेशा कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। तीसरी बात, उस स्थान पर आपके द्वारा बिताए जाने वाले समय पर विचार करें और याद रखिए, कम से कम समय में अपने गतिविधियों को संचालित करना आपके लिए बेहतर है। आप इन बातों पर गौर करें और अत्यधिक जोखिम वाली परिस्थितियों से बचे रहें। आप सुरक्षित रहें और हमेशा सामाजिक दूरी को बनाए रखें। नियमित अंतराल में हाथों को साफ करें, मास्क पहने और खुले हवादार स्थानों पर रहें। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन पेशेंट्स विद HIV। अगला सवाल रहेगा, क्योंकि इस वक्त पैंडमिक चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो 2020 जब 19 में इसका प्रारंभ हुआ था, दिसंबर के महीने में 2020 में आया, तो एक नया था ये हमारे लिए, पहला वेव ये आया, तो हमें समझ नहीं आया था कि ये है क्या करके। तो धीरे धीरे ये बढ़ता गया। तो सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव के बीच में हमें लगा कि हमें अपने आप को बचाना अनिवार्य है, तो हमने वैक्सीन डेवलप किया। तो इस वक्त लार्जेस्ट ड्राइव चल रहा है भारत का पूरे विश्व में। तो वैक्सीन अगर हम बात करें, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में आज भी आशंका है कि वैक्सीन लेना अनिवार्य है, क्या ये ज़रूरत है, क्या इससे कुछ प्रभाव हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इस वक्त जो साइकोलॉजिकली जो टेंशन लोगों के बीच में, HIV पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी ये टेंशन बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या ये सेफ़ रहेगा कि जो HIV पेशेंट्स हैं वो कोविड वैक्सीन ले या ना ले, या फिर कब ले? बिल्कुल लेना बिल्कुल चाहिए, एडवाइजेबल है। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई जिनमें ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसी भी बीमारी होती है, वो भी कई थोड़ा अप्रीहेंशन शो करते हैं। आजकल तो फिर भी लोगों में जागरूकता ज़्यादा आ गई है। जब वैक्सीन ड्राइव शुरू हुआ था तो हर किसी में हिचक थी कि हम क्या लगवा सकते हैं या नहीं। तो ख़ास तौर पे HIV वाले मरीज़ों में था ये बिल्कुल ज़्यादा, बट ऐसा कोई भी नुकसान अभी तक देखा नहीं गया है। अगेन जैसा मैंने बोला, इस पे भी स्टडीज़ चल रही हैं, बट अभी तक कुछ नेगेटिव नहीं देखा गया है। यही मान के चल रहे हैं कि इनमें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो रिस्क हो सकता है वो जो है इसके फ़ायदे से कम है। फ़ायदा ज़्यादा है, बचाव जो है ज़रूर इतना हो सकता है कि जैसे इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, तो वैक्सीन के बाद शायद एंटीबॉडीज़ उतनी ना बने जितना बाकी लोगों में बने। हाँ, तो पर उस पे भी स्टडीज़ चल रही हैं। समय के साथ ही ज़्यादा साफ हो पाएगा कि क्या स्टेटस है, मगर नुकसान अभी तक कोई ऐसे देखा नहीं गया है। आपकी तरफ से ये कहना रहेगा कि जो भी पेशेंट इस वक्त जो भी हमें देख रहे हैं, मतलब जो भी पूरे भारत में हमें देख रहे हैं इस वक्त, विश्व में भी हमें देख रहे हैं, तो HIV पेशेंट वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अनिवार्य भी बनता है उनके लिए कि वो उस चीज़ को ले। अगला सवाल रहेगा कि किस प्रकार व्यक्ति अपने आप को तैयार करे, जो पेशेंट HIV पेशेंट हैं, कोविड भी चल रहा है, और ये जैसे हम इस पे स्ट्रेस करेंगे क्योंकि ये साइकोलॉजिकली लोगों को बहुत ही ज़्यादा झिझोर रहा है, एकदम पूरे ज़्यादा से सप्रेस कर रहा है इस वक्त। तो और जब एक ऐसी बीमारी जिसकी दवा ना हो, ऐसी वाली बीमारी से जो लोग इस वक्त ग्रसित हैं, वो और ज़्यादा इसको लेते हुए अपने आप को सोचते रहेंगे कि कैसे। तो किस प्रकार HIV पेशेंट्स अपने आप को तैयार करें कि वो इस जो महामारी है इससे अपने आप को बचा सके और आगे एक खुशहाल ज़िंदगी जी सके? ये बहुत ज़रूरी है, जागरूकता होनी चाहिए लोगों में। कई तरह के समस्या देखे गए हैं, जैसे जो मैंने बताया माइग्रेंट लेबर्स में काफ़ी होता है HIV। तो जब लॉकडाउन हुआ शुरू में, शहर में आए लोग, काम छूट गया, गांव चले गए, वहाँ पे उनको दवा मिलनी बंद हो गई। जो HIV के मरीज़ थे यहाँ थे तो दवा फिर भी मिल पा रही थी, बिना दवा। तो बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक में रखें दवा। जैसे आम तौर पे 1 महीने की दवा मिलती है मरीज़ों को,
तो जो हम अपने तरफ से भी कर लें कि उनको 3 से 6 महीने की दवा दे दें, ताकि लॉकडाउन हो या कुछ ऐसे जहाँ पे स्टॉक की लिमिटेड सप्लाई हो, तो हम वो दवा उनकी रुकनी नहीं चाहिए, बराबर मिलते रहे उनको। तो एक तो ये है। दूसरा, आसपास अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जानकारी हमेशा रखें कि जैसे हम लोग टच में रहते हैं, हमारा जो ART सेंटर है, हम लोग टच में रहते हैं अपने दूर दूर के मरीज़ों से कि कहीं पे शॉर्टेज होने वाली है, तो वहाँ की हमें जो काउंसलर होंगी वो बता देंगे फ़ोन करके कि जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो बीच में बोट्स वगैरह भी बंद हो गए थे, तो पहले से स्टॉक पहुँचा के रख दिया कि शॉर्टेज ना हो, दवा रुकनी ना चाहिए, क्योंकि फिर वही है कि वही एक तरीका है जो रोक सकता है बीमारी को। तो एक ये हुआ। दूसरा, अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दें, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कोविड से भी ग्रसित हैं, HIV से भी है, मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दें। अब जैसे हाल ही में एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने, एक हस्बैंड थे जिनको HIV था, उनकी डेथ हो गई, वाइफ को भी है HIV एंड बच्चों को भी है। तो सोशल स्टिग्मा की वजह से उनके आस पड़ोस वाले हर किसी ने उनको अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। उनके पास काम भी नहीं है, लॉकडाउन के समय कोई तरीका नहीं है पैसे कमाने का, दवाइयाँ लेने का, बिल्कुल ही वो डिस्कनेक्टेड हो गए। तो फिर उन्होंने हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तब जाके महीनों बाद उनको मिल पाया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के सपोर्ट सिस्टम को बरकरार रखें, अपने लोगों से बना के रखें, उनको झिझके ना, मदद मांगने में हिचक नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, सही से खाना, सही से सोना भी, कम से कम 7-8 नींद से भी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो अपना लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी रखें। तो ये कुछ तरीके हैं। जी। जिस प्रकार आपने लाइफस्टाइल कहा, लाइफस्टाइल मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोविड-19 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही हमें उससे दूर रख सकता है। बिल्कुल। एक वर्ड आपने यूज़ किया, स्टिग्मा। अगला सवाल उसी से संबंधित रहेगा कि एज कम्युनिटी, क्योंकि एक स्टिग्मा है, एक टैबू हमारे अंदर वो छप चुका है। जैसे मैंने एक वीडियो रिसेंटली देखा जहाँ पे एक व्यक्ति जो है विदेश से अपने मुल्क वापस आता है, अपने घर जाता है और वहाँ पे देखता है कि अपने पत्नी को बुलाता है, किंतु वो उन्हें अंदर आने नहीं देती है। उनको एक डर रहता है कि कहीं उनसे वो जो है उनमें और उनके बच्चों में ना हो, तो व्यक्ति वहीं बाहर खड़ा रहता है बहुत समय के लिए, और कुछ समय के बाद उसके दोस्त उसे लेके चले जाते हैं अपने वहाँ। तो एक तरह का स्टिग्मा है। तो ये था कोविड का। यदि हम इसे संबंध करें HIV का, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमें समझना है कि एज अ कम्युनिटी हमें उन्हें हेल्प करना है। तो एज अ कम्युनिटी हमारा कितना बड़ा कर्तव्य बनता है, या कितना बड़ा हमारा एक रोल होता है कि एक पेशेंट यदि हमें मालूम है, उसे हम कैसे ट्रीट करें ताकि वो ये फील ना करे कि उसने कोई गलती की। क्योंकि जैसे आपने कहा कि कई बार जो है गलती से भी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, मदर टू चाइल्ड हो गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं था, किंतु उनको भी हुआ है। तो एज अ कम्युनिटी हाउ कैन वी सपोर्ट देम, कैसे उनकी हम मदद कर सकते हैं? इस मामले में मैं कहूँगी कोविड हमारा बहुत बड़ा टीचर रहा है। कोविड ने जहाँ कुछ लोगों को दूर किया है, वहाँ बहुत लोगों में एकता भी देखी है मैंने। कई लोग हैं जो आगे बढ़कर उनकी अच्छाई सामने आई है कि कैसे एक दूसरे का सहारा बने। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो अपना काम छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं ताकि दूर दूर के गाँव में सप्लाईज पहुँचे कोविड के लिए। मैं खुद जब दिल्ली में थी, कोविड ड्यूटी कर रही थी, अकेली रहती थी, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं कोविड वार्ड में जाके आती थी, तो जाहिर सी बात है सब मुझसे दूरी बनाकर ही रखेंगे, डर तो था ही, तब नया नया आया हुआ था। बट मेरी जो पड़ोस में एक आंटी थी, वो मेरे लिए डेली बिना कुछ बोले ज़बरदस्ती खाना बना के भेज दिया करती थी। और मैं उनको मना कर, तो ऐसे लोगों के, ये बहुत छोटी सी चीज़ हो गई, बट ऐसे टाइम में देखा गया कि जो एकता है ये बनी रहनी चाहिए। तभी जब सब साथ होंगे तभी किसी चीज़ से जीत, जो इतनी बड़ी है, जिसने पूरे दुनिया को परेशान कर रखा है, उस चीज़ से जीत पाएंगे। तो हमारा तो बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है सब, जैसे मैंने बताया वो जो फैमिली थी जो उनको इग्नोर कर दिया गया, तो ऐसे हम अपने माइंड थोड़ा सा ओपन माइंडेडनेस रखनी चाहिए, अपनी अच्छाई को सामने लाएं। जब हम इस पोजीशन में हैं कि किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। सबसे
अगर हम कुछ कर नहीं सकते कम से कम हम जज ना करें, मतलब उनको उस तरह से ना देखें। दूसरा, गलत इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड करें। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी लोग बात करते रहते हैं, इतने कुछ भी गलत खबरें आती रहती हैं। तो जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, अगर उसके लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखें, WHO है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो अगर चाहिए तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें, इधर उधर से गलत इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड करें। जैसे वही मैंने बताया, वो एक हिंदी न्यूज़पेपर वाले में लिखा था कि HIV के मरीजों में नहीं हो रहा, मतलब तो उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी जो होती है नागरिक की, जो अपनी जिम्मेदारी होती है। कोविड के दौरान मैं समझता हूँ कि कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले होंगे कि जो हमारे HIV पेशेंट्स हैं उनके हेल्थ केयर को लेते हुए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गैप हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो मैं समझता हूँ कुछ समय मिला होगा कि उनके जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, उनके अपॉर्चुनिटीज, उनके जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, तो उसके विषय में हम कुछ जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी जैसे मैंने बोला, कोविड हमारा बहुत बड़ा टीचर रहा है, तो हेल्थ केयर सिस्टम के लिए तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला है, कहाँ पे हमारी कमियां, जिन पे हमें काम करना चाहिए। जैसे जो मैंने 90 की स्ट्रैटेजी बताई थी कि 90% का डायग्नोसिस हो, दवाइयाँ मिलें, वायरल लोड सप्रेसर, तो इंडिया काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा था, 80% नहीं पहुंचा, पर फिर कोविड आ गया। तो कोविड के आने से पूरा ध्यान जो है कोविड की तरफ हो गया है। तो जो एक्टिव केस फाइंडिंग, टेस्टिंग है, इन सब में बहुत कमी आई है, सेटबैक आया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमें सीखने के लिए कि हम अपना हेल्थ केयर सिस्टम कैसे स्ट्रेंथन करें। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मल्टीपल मंथ डिस्पेंशन करें दवाइयों का, जैसे हम 1 महीने के लिए देते थे, उसकी जगह 3 से 4 महीने कर दें। फिर टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि जो मरीज़ हम तक नहीं आ पा रहे डर की वजह से, चाहे लॉकडाउन की वजह से, चाहे जिस वजह से, वो कम से कम फ़ोन पे अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से राय ले पाएँ, इलाज करवा पाएँ। तो टेलीमेडिसिन का एक कॉन्सेप्ट है। फिर पार्टनरशिप जैसे छोटी छोटी जगह, जैसे मैंने बताया, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गांव, दूर दूर के गांव में सप्लाईज पहुंचाने के लिए। तो ऐसे जो लोकल कम्युनिटी के कुछ लोग हैं वो मिलके ये काम कर सकते हैं कि हम दवाइयों की अवेलेबिलिटी हो या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर दें, किसी तरह का ना मिलके पार्टनरशिप हो। या दूसरी चीज़ है, मतलब जो डिसेंट्रलाइज करना, मतलब अथॉरिटी देना, हम इन जो सब सेंटर्स वगैरह जो दूर दूर रिमोट एरियाज हैं उनको अथॉरिटी दे कि वो अपने लेवल पे भी दवाइयाँ दे सके, कंसल्ट करके उस तरह से। तो ये सारी बहुत चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। सरकार बहुत ही जागरूक कर रही है। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, जिसमें ये जो विश्व दिवस जो भी होते हैं सारे इसीलिए हैं कि लोगों में जानकारी, अवेयरनेस हो। तो कई सारे कार्यक्रम होते हैं। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, मैं ये संदेश देना चाहूँगी लोगों को कि हिचकिचाएं नहीं, खुलकर सामने आए, अपने डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें, दवाइयाँ बराबर लेते रहें, दवाइयों में रोकथाम। अगर आपको कहीं छोड़कर गांव जाना है तो इतना इंश्योर करें कि स्टॉक इनफ हो आपका, 3 से 6 महीने का स्टॉक लेकर जाएं, एक दूसरे की मदद करें और मेंटल हेल्थ सीख करें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। एक सवाल रहेगा मेरा आपसे कि जैसे कि हम जानते हैं कि अंडमान बहुत छोटा जगह है और जैसे आपने कहा कि तकरीबन 130 हमारे यहाँ पे पेशेंट्स हैं, तो किस प्रकार हम अपने आप को उनके साथ कनेक्ट करते हैं? क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं कई सारे इंटेलिजेंस वगैरह हैं। अपार्ट फ्रॉम कोविड भी अगर हम बात करें, किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट आप देख सकती हैं कि अंडमान में आया है जिसे हम समझ सकते हैं कि हाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इम्प्रूवमेंट है? इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग मैं ये कहूँगी कि जैसे फॉलोअप के लिए लोग आने लगे हैं, मतलब खुद से आ जाते हैं। पहले के मुकाबले में
पहले लोगों को कॉल करके बुलाना पड़ता था, नहीं आते थे, फ़ोन नहीं उठाते थे, हमारे काउंसलर्स हर बार कॉल करते रहेंगे, नहीं उठाते थे। पर अब वो खुद ही आते हैं, खुद ही अपने परिवारजनों को भी इन्वॉल्व रखते हैं। जब कुछ केसेस आते हैं तो अपनी फैमिली के साथ आते हैं, और तो उससे सपोर्ट सिस्टम दिखता है कि फैमिली भी विलिंग है कि इनकी मदद करें इस लड़ाई में। और फैसिलिटीज़ जैसे हमारे यहाँ पे नई दवा एक है जो रेजिमेन में डाली गई है, DTG नाम की एक दवा है। अब हमारे जो मेनलैंड में जो मरीज़ जिनका डायग्नोसिस होता है वो इस रेजिमेन पे ही शुरू किया जाता है, पर वो दवा अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। वो इंडेंट डाला हुआ है हमने, बट यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि बिल्कुल नया ही आया है। तो 2 मरीज़ हमारे ऐसे थे जिन्होंने मेनलैंड में जांच करवाई, तो उनको उस दवा पे शुरू किया गया, फिर वो यहाँ आए, तो यहाँ पे वो दवा थी नहीं। तो और उस टाइम पे ये लॉकडाउन की वजह से पोस्टल मेल वगैरह तो वैसे ही नहीं आ रहे थे। फिर हमारे स्टाफ ने खुद, जो NACO है, नेशनल एड्स कम्युनिटी, तो वो उनको खुद कॉल करके, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो, उनको खुद कॉल करके रिक्वेस्ट किया। उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे उन 2 मरीज़ों के लिए कैसे भी अरेंज करवाया और टाइमली दवाई पहुंचाई। तो बहुत प्रोएक्टिव टीम बनी है हमारी। हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर जॉय, उन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई है, एफिशिएंट टीम बनाई है, जो प्रोएक्टिव हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हमारे जो काउंसलर्स हैं रेगुलरली कॉल्स करते हैं, फॉलो अप करते हैं अगर कोई मरीज़ बाय चांस नहीं आता है, और उनको फ़ोन पे भी सलाह देते हैं। जैसे कुछ एक बच्चा था जिसने स्कूल जाना बंद कर दिया, तो उसको दिक्कतें हो रही थी, वो आ भी नहीं पा रहा था। तो कम्युनिटी में भी जाते हैं ये लोग ऐसे केसेस में हेल्प करने के लिए। हम अगर बात करें डाइट की, क्योंकि जनरली हम नॉर्मल डाइट लेते हैं, और लेकिन HIV से जो पेशेंट ग्रसित हैं उनमें जो इम्यूनिटी वगैरह होती है हम समझते हैं थोड़ा कम होती है, तो क्या कोई स्पेशल डाइट उनको अपनी तरफ से लेनी होती है? नहीं, स्पेशल डाइट तो ऐसा कुछ नहीं, बस वही कि अच्छी तरह से हेल्दी डाइट खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, हाई प्रोटीन बैलेंस डाइट खाएं। तो हाँ, समय से खाना पीना, सोना, सब हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसे शौक ना पालें जो आपके शरीर के क्षमता को और कम करे, बीमारी से लड़ने की क्षमता को। यदि हम बात करें नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की, आपने कहा 130+ पेशेंट्स हमारे पास हैं, तो यदि हम उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि इतने एज ग्रुप के ऊपर वाले पेशेंट हमारे यहाँ में थोड़ा ज़्यादा हैं? हाँ, मोस्टली एडल्ट्स ही हैं, 30 के ऊपर के हैं। उसमें से लगभग 70 मेल्स हैं, कुछ 55 फीमेल्स हैं, और 11 बच्चे हैं, 11 बच्चे भी पीड़ित हैं। तो यदि हम समझते हैं कि जैसे आपने कहा कि इनसे आप हमेशा जो है फ़ोन में या टाई अप रहते हैं जो भी पेशेंट है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट जो है कुछ समय से दवाई ले रहा हो, किंतु उसके मन में भी है कि मैं और क्यों उसे लूं, तो वो अपने आप को कट ऑफ कर देता है और फ़ोन वगैरह जो है सिम कार्ड चेंज कर लेता है, नंबर्स चेंज कर लेता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कैसे फॉलो अप कर सकते हैं? हुआ है हमारे साथ ऐसा। एक मरीज़ था हमारा जिसको हमने वो डायग्नोसिस के बाद ही शायद मुश्किल से उन्होंने 1 महीने दवा ली होगी, और उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, और फिर वो ये कहने लगे कि मैं मेनलैंड जाऊंगा, वहाँ पे बेहतर इलाज करवाऊंगा जो भी। कई महीनों तक कॉल किया और फिर फ़ोन नंबर चेंज कर लिया। फिर कुछ सालों बाद उनका पता लगा, जैसे हम ट्रेस करने भी गए तो वो वहाँ थे नहीं, कहे ये जानकारी मिली कि मेनलैंड चले गए। फिर कुछ सालों बाद वो भर्ती हुए एड्स लेके, तो तब उन्होंने दवा शुरू की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, फिर उनके परिवार को हमने एनकरेज किया, क्योंकि तब जब उनका डायग्नोसिस ऐसा होता है कि जब किसी पेशेंट में आता है पॉजिटिव, तो हम उनके घर वालों को भी टेस्ट करते हैं। तो तब उन्होंने बताया नहीं था, उनका भी जांच नहीं हुआ था, तो फिर हमने उनकी वाइफ का करवाया, फिर बच्चे में निकला, तो फिर बच्चे का इलाज शुरू हुआ। तो अगर तब हो पाता समय पे, तो फिर बच्चे का भी समय पे इलाज शुरू हो सकता था। यदि हम बात करें कि यदि एक व्यक्ति को आशंका, एक डाउट है कि उसे ये बीमारी है,
तो सबसे पहले वो कहाँ आए या किससे मुलाकात करे? क्योंकि एक तरह से एक रहता है कि अगर मैं अस्पताल जाता हूँ वहाँ पे कई सारे लोग हैं, तो अगर मैं जाके कहता हूँ कि मुझे इसकी आशंका है कि मुझे ये बीमारी है, तो कई सारे लोग वहाँ पे रहेंगे, तो अगेन एक स्टिग्मा या एक टैबू जैसे उनके छप जाता है। तो ऐसे वाले व्यक्ति जो अपने आप को डाउट करते हैं कि हो सकता है, किससे आके मिले ताकि वो जो है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल रहे, और उसके बाद उनकी अगर पॉजिटिव होती है तो ट्रीटमेंट होगी और नेगेटिव होती है तो उसको फॉलोअप किया जाएगा? तो ये हमारे ICTC सेंटर्स होते हैं। हमारा जैसे हमारे जीबी पेन का OPD कॉम्प्लेक्स जो है उसमें 52 नंबर और 66 नंबर की जो OPD वाले रूम है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ICTC काउंसलर से बात कर सकते हैं, वहाँ से जांच भेजी जाती है। जांच भेजने से पहले भी उनकी काउंसलिंग होती है, फिर उसकी जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे भी उनकी काउंसलिंग होती है। ओके, उसको आप हम फॉलो करते रहते हैं। हम जानना चाहेंगे जो अवेयरनेस कैंपेन हम कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कई सारे जो अवार्ड्स वगैरह हैं वो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी है उनको कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस। और कुछ सालों से हमने ये देखा कि जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं उनमें से बच्चों में जाने की ज़्यादा चांसेस होती है, लेकिन बच्चों में नहीं पाई गई है ये। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है, क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं मेल लाइन से, तो इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर अस। तो इसके लिए मतलब बैकबोन क्या होता है, इसके कारण क्या होता है? क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट लेना और जहाँ पे हम अपने आप को इतने दूर रखते हैं मेल लाइन से, जहाँ पे हमारे पास कनेक्टिविटी भी बहुत कम है, ट्रीटमेंट के मोड्स भी बहुत कम होते हैं, तो कैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं? ये वही जैसे लेवल ऑफ मोटिवेशन है, सेल्फ ड्रिवन होता है। अगर हमारे अंदर मोटिवेशन है कि हमें ये चीज़ यहाँ पे बदलनी है, बहुत प्रोएक्टिव, जैसे मैंने बोला पूरी टीम हमारी काफ़ी प्रोएक्टिव है। तो अब जो CD4 सेल्स और वायरल लोड के जो टेस्ट होते हैं रेगुलरली जो पेशेंट्स में, वो भी यहाँ पे पहले फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, वो भी अवेलेबल करवाई गई। फिर जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया, वो जो नई दवा थी हमारे स्टाफ ने खुद अरेंज करवाई बात करके। तो सॉरी, आपका सवाल क्या था? मतलब किस प्रकार ये टीम जो है ना काम करे, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत तो बहुत सारे ऐसे हम IEC कैंपेन्स होल्ड करते हैं जहाँ पे टॉक्स दिए जाते हैं या पोस्टर्स बनते हैं, मीडिया में बताया जाता है इसके बारे में, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। तो इस तरह से फिर इसीलिए लोग, हालांकि नंबर ऑफ केसेस शायद ज़्यादा है, पहले कुछ 97 के समय में 108 कुछ केसेस थे, अभी 133 है, मगर फिर आबादी भी उतनी बड़ी है, तो देखा जाए तो प्रतिशत बहुत कम हुआ है हमारे यहाँ पे। तो और इतने ये एक्चुअली में वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दवाइयाँ सबसे ज़रूरी है कि अगर मरीज़ ये समझे कि दवाई बराबर लेते रहे, समय पे लेते रहे, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने पहले बोला 3 से 6 महीने में वायरस जो है ब्लड में ना के बराबर हो जाता है। तो जैसा आपने बोला प्रेग्नेंट मदर्स में से बच्चों में नहीं हो रहा, वो इसी वजह से नहीं हो रहा क्योंकि हर प्रेग्नेंट फीमेल को स्क्रीन किया जा रहा है, उनमें अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उनमें दवाई दी जा रही है, जिससे फिर बच्चे में ट्रांसमिशन कम हो। ओके, एक व्यक्ति आता है, अपने आप को टेस्ट करवाता है, वो पॉजिटिव निकलता है, तो जब वो आपसे मुलाकात करता है तो पहली बार उसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो कितनी मतलब कैसी होती है, और उस समय यदि वो ज़्यादा इमोशनल या अपने आप को समझता है कि ये क्यों मुझे, तो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इस वक्त एज अ डॉक्टर आप उन्हें क्या सलाह देते हैं? क्योंकि ये बहुत समझना बहुत ही महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि कोई भी बीमारी हो, जब उसे हम समझाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी चीज़ को समझाना, बिल्कुल एक व्यक्ति तक उसका इन्फॉर्मेशन पहुँचाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस प्रकार हम उसको मोल्ड करते हैं और उन तक लेके जाते हैं। तो जब एक पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है, वो आता है और उसे ये भी नहीं पता कि कैसे हुआ, तो ऐसे वाले पेशेंट्स को आप कैसे मोल्ड करते हैं, उनको कैसे आप समझाते हैं कि किस प्रकार आप अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसे जी सकें? सबसे पहले तो डर हटाना है, उनके मन से डर हटाना है कि पहले, क्योंकि इतना बड़ा स्टिग्मा है इससे एसोसिएटेड, और पहले इलाज इतना कारगर नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा घबराने वाली बात थी। पर अब जैसा मैंने बोला कि आम लोगों की तरह ही जी सकते हैं अगर दवाइयाँ बराबर लें, तो हम उनको ये रीअश्योर करें कि
आप अगर खुलकर जल्दी सामने आएंगे तो आपकी खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। दवाइयाँ बराबर लेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल तरीके से आप रह सकते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको जानकारी भी मिलेगी और बचाव भी मिलेगा। ओके, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो आप इस वक्त को लेते हुए 2021 में हमें और कोविड के साथ इस वक्त हम चल रहे हैं, यदि हम आज से कुछ सालों के बाद की अगर हम बात करें, आप किस प्रकार इस सिनेरियो को देख रहे हैं? क्या इसमें बढ़ोतरी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, जो भी ये सब हैं, दवाइयाँ, इस कारण से हम पूरे हमारे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह में जो केसेस हैं उसको जितना है उसे उतने ही न्यूट्रल करे या सप्रेस करे? किस प्रकार आप अपने आप को देख रही हैं? मेरे हिसाब से जिस तरह से अभी चल रहा है ज़रूर सुधार ही होगा, बिकॉज़ ट्रेनिंग भी बहुत एग्रेसिवली हर दूसरे तीसरे दिन हम लोगों की ट्रेनिंग भी होती रहती है, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, और नई नई दवाइयाँ आ रही हैं। रिसर्च तो काफ़ी सालों से चल रहा है, 4 दशक से चल रहा है रिसर्च, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं जो और भी ज़्यादा कारगर हैं। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सुधार ही होगा कुछ सालों में। जी, मैं चाहूँगा कि जो भी इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं, आप उन्हें एक संदेश दें, क्योंकि जैसे हमने कहा कि एक लाइफस्टाइल, हमारा बिहेवियर, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी बीमारी से हम अपने आप को बचा सके, वो कोविड हो, टीबी हो या एड्स हो या फिर अन्य जो भी बीमारी। तो जो भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उन्हें एक संदेश दें जिससे लोग समझें, क्योंकि जब डॉक्टर खुद बोलते हैं तो लोग ज़्यादा उस चीज़ को पसंद करते हैं समझने में, और समझना उनके अंदर जल्दी आ जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप उन्हें संदेश दें। बिल्कुल, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत। कुछ भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी डर है, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करिए और खुलकर अपने सवालों को पूछिए। और फैसिलिटी बिल्कुल अवेलेबल है, फ्री दवाइयाँ अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करिए, उससे आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। और बाकी कम्युनिटी को भी रिक्वेस्ट है कि सब साथ में मिलकर चलें, तभी इस चीज़ पर जीत पा सकेंगे। जी, डॉक्टर प्रियंका यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए, और आपने बहुत सुंदर रूप से समझाया कि प्रारंभ से लेके HIV से लेके एड्स से लेके इसके संबंध कोविड से लेते हुए वैक्सीनेशन कोविड, तो बहुत सुंदर रूप से आपने समझाया। और जितने भी सवाल मैंने आपको पूछा तो आपने बहुत हंसते हुए सब सवाल के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो यहीं समाप्त होता है, किंतु याद रखिएगा, जैसे मैंने हमेशा कहा कि इन्फॉर्मेशन बहुत अनिवार्य होता है। तो अंग्रेज़ी में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ। जी हाँ, जानकारी धन होती है। यदि हम इस धन को और बढ़ाएं तो चाहे हम दूसरों की बहुत मदद कर सकते हैं। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के संबंध में या फिर डीडी पोर्टब्लेयर के अन्य किसी कार्यक्रम के संबंध में यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें सुझाव इस पते पर दें, दूरदर्शन केंद्र AIR रोड डिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं hopddkportblair@gmail.com। तो दर्शकों, इस वक्त चल रहा है कोविड, और हम जानते हैं कि कोविड से बचाव किस प्रकार कर सकते हैं हम। हमें मास्क पहनना अनिवार्य है, हमें अपने हाथों को धोते रहना है, और हमें अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति से कम 2 गज की दूरी बनाए रखना है। इस प्रकार हम ना केवल अपने आप को किंतु अपने परिवार को और इस समाज को, इस देश को और इस विश्व को इस महामारी से बचा सकते हैं। तो दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। द्वीपवासियों, दर्शकों, कोविड-19 के खिलाफ जंग में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को सहयोग करें। यदि आप किसी भी व्यक्ति को कोविड के प्रोटोकॉल और नियमों का उल्लंघन करते हुए, जैसे
बिना मास्क पहने सामाजिक दूरी का पालन ना करते हुए देखते हैं तो तुरंत अपना फोन उठाकर उस व्यक्ति का फोटो क्लिक करें और उसे अंडमान निकोबार पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 9531892228 तथा दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर 9531888844 पर भेजें। आइए हम सब मिलकर कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ें। हम सब के प्रयासों से कोरोना हारेगा और द्वीप समूह जीतेगा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा